नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों का चैप्टर चल रहा था और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम लोगों का, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपका क्लियर कर दूँ। देखिए, आपको पता है एलपी सीबीटी 2 में, इससे भी पहले आइए, जो ग्रुप डी के स्टूडेंट है या फिर और भी अदर एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए भाई, मैंने कहा एलपी सीबीटी 2 में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। बेसिक साइंस में मैंने सारी सब्जेक्ट के बारे में बताया कि क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है। कोई दिक्कत है इन्वायरमेंट में, एक सिंगल लाइन दिक्कत नहीं होगी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। मैंने कहा कि ये काफी लंबा चैप्टर है आपका, और ये केवल लंबा ही नहीं बल्कि ये टफ है। क्यों ये टफ है? क्योंकि करंट को ना केवल हम लोग फील करते हैं, हम लोग इसे देख नहीं पाते, और जब चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती है ना, तो वो हमारे लिए टिपिकल हो जाती है। लेकिन मैंने आपको इसको दिखाया है, और आज आप फिर से करंट को देखेंगे, रेजिस्टेंस को देख पाएंगे और वोल्टेज को देख पाएंगे। तो आज हम लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम लोगों ने 8 क्लास किए हैं। 4 क्लास आपका इन्वायरमेंट में कंप्लीट है, एक लेक्चर इन्वायरमेंट में भी और आएगा, और आज आपका क्लास नंबर 9th है। ठीक है, क्लियर है? अब आइए, कुछ और डाउट है आपका। देखिए, अब आप लोग परेशान है, ये आप देख पा रहे होंगे क्लास 9th है आज हम लोगों का। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे होंगे मेरे भाई, या ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे होंगे, या जेई की तैयारी कर रहे होंगे, या एसएससी में आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या आप अपनी स्टेट झारखंड एसआई, झारखंड सीजीएल, झारखंड कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, एलडीसी, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसएससी में अभी सचिवालय सहायक की वैकेंसी है, +2 लेवल पे वैकेंसी है, बीपीएससी, जेपीएससी। तो आपको मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इसी लेवल पे पढ़ा रहा हूं कि एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो ये हर एग्जाम आपका कवर करके चला जाएगा। आपको फिर से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हाँ सर, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए भी भाई मैं अभी तक आपको कम से कम 50 क्वेश्चन, यकीन मानिए 50 से प्लस क्वेश्चन, और ये केवल ओल झोल वाले क्वेश्चन नहीं, थ्योरी वाले अच्छे स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन, साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए हैं। और इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो थे अच्छे अच्छे वो डाले हैं। एग्जाम्पलर का हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। इन्वायरमेंट में आपने देखा कि पूरा क्वेश्चन ही मैंने प्रैक्टिस करवाया है, पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया है, और जितना पूछा गया क्वेश्चन वो रेलवे के सब मैंने करवा दिए। तो अब देखिए, वो लेवल पर अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप कोई स्टेट में बैठे, झारखंड में, बिहार में, किसी भी एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। बाकी अब आप समझदार हैं, हर एक चीज को मैं बार बार वीडियो में बोलना। नोट्स के लिए परेशान है भाई, क्यों हो रहे हैं परेशान आप लोग? एक बार बेसिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लेने दीजिए। आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्शन एंड व्यू पहला क्लास खत्म है, उसका मैंने नोट्स अच्छे से रेडी नहीं किया, तो कल मैंने नोट्स आधा रेडी किया भाई, तो समय लग गई है। कल मैं उसकी वीडियो शूट करूंगा, सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोग समय समझेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है, पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपका एक बेस बना दिया। मैंने बेस में क्या बातें की, मैंने आपको ये बतलाया कि प्रोजेक्शन होता क्या है। अब ये जो प्रोजेक्शन होती है, यानी कि ये प्रोजेक्शन एक परछाई है, ये कहां बनेगी? किसी दीवार में, उस दीवार को हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे। अब ये जो प्रोजेक्शन है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो बन रही है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जिसे हम प्रक्षेप तल कहते हैं। लेकिन अब ये जो परछाई बन रही है, इसको देखने के भी बहुत सारे तरीके हैं भाई। अब जैसे कि आप साइड से देख रहे हैं, या ऊपर से देख रहे हैं टॉप से, या फिर सामने से देख रहे हैं, या फिर फ्रंट से, इसको हमने समझा। फिर हॉरिजेंटल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ग्राउंड लाइन क्या होता है, फिर क्वाड्रेंट के बारे हमने समझा। ये हर एक बेस मैंने आपको बता दिया जो आपको आगे यूज होगा। सेकंड क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस क्लास के बिना फिर तीसरा क्लास जो बनेगा ना, फिर वो बच्चे वाले जैसी चीजें लगने लगेगी। बाकी उसको साइड करते हुए आज की क्लास पे हम लोग आते हैं। ओम्स लॉ हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, ये चीजें क्लियर करनी जरूरी थी। अच्छा, अभी तक आप देख सकते हैं हम लोगों ने टोटल अगर काउंट करें तो आपके पास आज 8वां फॉर्मूला आपका मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी। ये है ओम्स लॉ से हम लोगों का आएगा, लेकिन ये 8 नहीं है, इसको भी आप काउंट करिएगा तो ये 9 कोई फॉर्मूला हो गया, ये 10 फॉर्मूला है। तो टोटल अभी तक देखिए, हर फॉर्मूला में एक जगह भाई बहुत बिंदास तरीके से रहिए, पढ़ रहे हैं मेरे साथ ना, तो एक सिंगल चीज आपका नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। और हर कुछ सिस्टमेटिक वे में। अब भाई देखिए, डिजिटल बोर्ड में क्या है भाई,
हर चीज तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। डिजिटल बोर्ड की हर एक फंक्शन इस टैब में अवेलेबल है, आप बता दीजिए बस। हाँ, मैं चेहरा यहाँ लेकर नहीं खड़ा हो रहा हूँ, बस इतनी सी बातें हैं। तो चीजें चेहरे में नहीं देखनी है, हमें कंटेंट में देखनी है और कंसेप्ट में देखनी है। बाकी आपका अब भाई देखिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे, ये चीजें और तेज होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि सर 2 क्लास, तो भाई आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ना अपने ग्रुप में। इतने सारे ग्रुप होंगे आपके स्टडी ग्रुप में, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप कहिए उनसे भाई जाके चैनल को सब्सक्राइब, नहीं, मुझे इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। वो कंटेंट एक बार देखेंगे तो वो खुद सब्सक्राइब करेंगे और वो खुद मेरे से जुड़े रहेंगे और खुद मेरे को कहेंगे कि सर आप कंटिन्यू करिए। तो ये बस आपसे चाहिए, और एक बार कमेंट और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। बाकी चलिए ओम श्लोक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। एकदम बेसिक से उठाएंगे और ओम श्लोक को फील कराएंगे। यकीन मानिए आप पहली बार कहेंगे खुद से कि ओम श्लोक इतने अच्छे से आज हमने पहली बार, आपने बहुत बार ओम्स का नियम पढ़ा होगा नो डाउट, लेकिन आज जो आप पढ़ेंगे यकीन मानिए बहुत अलग तरीके से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे कि है क्या ये ओम्स का लॉ। ठीक है, चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहले एकदम बेसिक से देखिए, ये क्या है आपका एक वायर है, एकदम ठेठ भाषा में समझेंगे, देहाती भाषा में, और एकदम आप एकदम साइंटिफिक तौर से चीजों को समझ जाइए। ये वायर है, बस इस वायर को मैं आपको थोड़ा एक समझने के लिए इसको एक अलग सा शेप दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ये शेप कैसे हो जाएगा, ये भी आपके मन में डाउट आना बिल्कुल बनता है। तो ये है आपका वायर, ये वही वायर है भाई, ये आपको मैंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया है इस फिगर में, बस समझिए। अब एक बात बताइए, ये वायर है यानी ये क्या होगा, आपका एक पदार्थ होगा यानी मैटर होगा। और अगर ये पदार्थ है तो मैंने क्या बताया था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे, यानी कि कण से मिलकर के बने होंगे। और यही कण को हम लोग क्या नाम दे देते हैं सर, एटम का नाम दे देते हैं। यानी इसमें बहुत सारे क्या होंगे, आपके छोटे छोटे एटम इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे सर, बिल्कुल होंगे सर। अब एक बात बताइए, इस एटम के अंदर क्या होगा, मैंने बताया है एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, जहां प्रेजेंट होता है आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी ये है आपका एटम, तो एटम के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, यही है आपका पेरेंट्स का रूम, यहां प्रेजेंट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कौन है भाई, पेरेंट्स है। न्यूट्रॉन क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि माता हो गई, फुआ हो गई, चाची हो गई, दादी हो गई। और जो प्रोटॉन है वो सारे मेल पेरेंट्स है, यानी कि पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, चाचा हो गए, फूफा हो गए, क्लियर। और अगर मैं आपको बोलूं तो इस न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इस पेरेंट्स के चारों ओर कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले तो आप, आपके भाई, आपके कजिन, जो भी चचेरे फुफेरे भाई बहन है वो घूम रहे होंगे। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सबसे बातम कक्षा में, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस में है पेरेंट्स के रूम से, तो इस पेरेंट्स का नजर इससे थोड़ा सा कम होगा बाकी कंपैरेटिवली इस रूम में बैठे हुए बच्चे लोगों का। अब बाहर से अगर कोई भी गेस्ट आती है, तो गेस्ट आई तो भाई कहां जाएगा, पेरेंट्स के रूम में। तो गेस्ट इंटर जैसे ही किए पेरेंट्स के रूम में, तो पेरेंट्स इन्वॉल्व किसके साथ हो गए, गेस्ट के साथ। इसीलिए बाहर के रूम में जो बैठा था इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप या आपके भाई, आपके बहन या चचेरे या चचेरी या मौसेरे या मौसेरी, जो भी भाई बहन थे, उनको मिल गया क्या, मौका रूम से बाहर निकलने का। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, जिसे हमने कह दिया फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहां तक चीजें क्लियर है, हमने समझ रखे रखा भाई। यानी इस एटम से क्या हुआ सर, इस एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए हैं। इससे भी कुछ बाहर निकल गए हैं, कुछ इधर बाहर निकल गए, इधर आ गए, इस एटम से बाहर निकल गए हैं, इस एटम से बाहर निकल गए। ये सभी क्या है मेरे भाई, ये सभी सर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये सभी क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये सभी क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रैंडम मोशन में मूव कर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा, तो ये नीचे आ रहा है, यानी ये नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा। कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। यानी रैंडम मोशन इधर से उधर अभी मोशन कर रही होगी, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो अभी बताइए, यहां पे जो आप फ्री इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, ध्यान से समझिए भाई,
ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कर दूं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो वो हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। और आपका ओम्स लॉ कंडक्टर में फॉलो करता है, और कंडक्टर में फॉलो कर रहा है, यानी कि जो रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंडेंसी होती है वो सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। बट ये है क्या भाई, ये तो आपने वही बातें बोल दी जो किताबें में लिखी हुई है, तो ये चीजें तो हम नहीं करेंगे, आपको रियलिटी आपको समझाएंगे कि ओम्स लॉ होता है क्या। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, तो रैंडम मोशन में, कोई दाएं कोई बाएं मूव कर रही है। तो अभी मुझे बताइए इस वायर में क्या इलेक्ट्रिसिटी करंट होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि करंट का हमने डेफिनेशन पढ़ा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक निश्चित दिशा में, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जब ये मूव करती है तो उसके कारण ही आपका क्या होता है, करंट उत्पन्न होती है। भाई यहां तक तो हमें समझ में आ गई है। तो अब यानी कि यहां पे करंट नहीं है, तो मुझे भाई यहां पे अगर करंट इंड्यूस करना है, करंट को उत्पन्न करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना कुछ नहीं पड़ेगा सर। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो आपने रैंडम मोशन दे रखा है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन दे दीजिए। कहना क्या चाहते हैं सर, कहना हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन दे दीजिए। मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को या तो इस डायरेक्शन में मूव करवा दीजिए, यानी ये डायरेक्शन भी इधर ही जाए, ये भी इधर जाए, ये भी इधर जाए, ये भी इधर जाए, या फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक इस डायरेक्शन में मूव कर दीजिए, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये भी इधर जाए, या फिर सारे के सारे को ऊपर, या फिर सारे के सारे को नीचे। मतलब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को मोशन कर दिया जाए। चलिए यहां तक समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी तब तक करंट उत्पन्न नहीं होगा। तो भाई मुझे करना क्या होगा, इसको एक फिक्स डायरेक्शन में देने के लिए, तो हमने क्या किया है, इस सिरे से, ये भी वायर है, ये वायर देखिए, ये जो वायर आपको मैं अभी दिखा रहा हूं मोटा करके, ये वही वायर है, ये बस इस यहां पे साइज को मैंने बड़ा कर दिया है। यहां पर भी समझिए, यहां पर भी वायर में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये भी तो वायर ही है ना भाई, इसमें भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स प्रेजेंट होंगे ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़े। तो अब इसको मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। एक मैंने की लगा दी है, और इसका एक जो किनारा, इसको भी मैंने यहां से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है। एक मिनट भाई, इसको भी हमने यहां से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। तो यहां पे भी क्या होंगे भाई, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वायर में, ये भी वायर ही है, बस उस वायर को मैंने मोटा करके दिखाया है समझाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स के डाउट आए हैं मेरे पास। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो बड़ा सा प्लेट आपको जो दिख रहा है, ये प्लेट क्या होगा, आपका पॉजिटिव प्लेट होगा। मैं इसको एक अलग कलर दे रहा हूं, रेड कलर से, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया। और ये जो आपको मैं दे रहा हूं, ये ब्लू कलर से, ये हो गया आपका नेगेटिव प्लेट। इसको हम क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल या फिर लो वोल्टेज, और इसको हम क्या कहेंगे, हाई पोटेंशियल या फिर हाई वोल्टेज। अब एक बात बतलाइए, ये जो आपका किनारा दिख रहा है, इस किनारे का मैं नाम दिया हूं ए, और इस किनारे यानी कि ये जो वायर का जो किनारा है, इसको हम नाम दे रहे हैं बी। अब जो पॉइंट ए है, ये किस वोल्टेज से कनेक्ट है या किस पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कौन सा पोटेंशियल आएगा, तो यहां पर भी सर हाई पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है सर। अब एक बात बतलाई, पॉइंट बी में कौन सा पोटेंशियल होगा, कौन सा वोल्टेज होगा, तो सर ये लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये लो पोटेंशियल से अटैच्ड है ना भाई। देखिए कैसे बोल रहे सर, ये क्या है, ये वायर पॉइंट बी वाला जो सिरा किससे अटैच है, ये किससे अटैच है, लो पोटेंशियल से अटैच है, ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे मान के चलते हैं, हमने जो बैटरी लगाया है 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। कितना मैंने वोल्ट का बैटरी लगाया, 10 वोल्ट का मैंने बैटरी लगा दिया। तो अब इस कारण क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ आपका, यहां पर आ गया है 10 वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव 10 वोल्ट आ गया है, और यहां पर आया है 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट। समझिएगा भाई, यहां कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। तो इस पोटेंशियल पॉइंट ए के पास क्या हो गया, 10 वोल्टेज आ गया है, पोटेंशियल पॉइंट बी के पास कितना वोल्टेज आ गया, 0 वोल्ट। या अब इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, इस वाई यहां पे क्या आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, यानी डेल्टा वी आ गया है। डेल्टा वी निकालिएगा तो क्या आएगा, 10 - 0, 10 वोल्ट आएगा। ये डेल्टा भी उतना ही आएगा जो यहाँ पे बैटरी लगाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ 10 वोल्ट अगर आया तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सर यहाँ 20 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे निकालिए डेल्टा वी,
तो हायर माइनस क्या करेंगे लोअर, तो भी आपका 10 वोल्ट ही आएगा। या ये मैंने एक एग्जांपल लिया 10 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये आपका 20 वोल्ट भी हो सकता है, ये 10 वोल्ट भी हो सकता है। ये आपका हाई पोटेंशियल होगा, देखिए ये ज्यादा होगा क्योंकि आपका पॉइंट ए क्या है हाई पोटेंशियल में, पॉइंट बी क्या है लो पोटेंशियल में, तो ये वैल्यू क्या होगी लो होगी। बस यहाँ 30 वोल्ट हो सकता है तो यहाँ पे 20 वोल्ट भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 10 वोल्ट ही आएगा। ये समझ में आया ना भाई, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये आपको बस मैं एक एग्जांपल दिया हूं नंबर वैल्यू लेकर के, ताकि आपको मैं समझा पाऊं। ये मैंने खैर समझा रखा, ये जरूरी भी नहीं थी लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसके दोनों किनारे को, पॉइंट ए को और पॉइंट बी को, तो ये जो सारा इलेक्ट्रॉन जो एक रैंडम मोशन में मूव कर रहा था, अब ये क्या करने लगेगा एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे बताइए। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चीज किधर जाना चाहेगी पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब आइए, तो पॉजिटिव किधर है, ये जो आप देख रहे होंगे पॉइंट ए भाई हाई पोटेंशियल में है यानी पॉजिटिव होगा। और ये देखिए पॉजिटिव से पॉइंट ए किससे कनेक्ट है, पॉइंट ए किससे पॉजिटिव से ही कनेक्ट है ना। तो आप एक बात बतलाइए कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, ये चाहे ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया चाहे ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सारे आप किधर मूव करना चाहेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो गया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, ठीक है ना। ये रहा आपका लो पोटेंशियल और ये हुआ हाई पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो गया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। अब हमें यह बात बताइए कि आपका जो करंट है वो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रही है तो करंट किधर जाएगा आपका, करंट किधर जाएगा आपका, करंट आपका इधर फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन मैंने बताया था हाई टू लो, ठीक है ना। ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल, ये हो गया आपका लो पोटेंशियल, यानी करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, ठीक है ना। ऐसे आएगा करंट आपका, इसके बाद यहां करंट आएगा, उसके बाद यहां करंट आएगा, उसके बाद यहां आएगा, ठीक है। अब एक दूसरे ये करंट इधर फ्लो करने लग गया है, सॉरी इलेक्ट्रॉन आपका इधर फ्लो करने लग गया, तो सारा इलेक्ट्रॉन अब ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा करंट इलेक्ट्रॉन, और करंट आपका इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो करते चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपका पूरा का पूरा ये डायग्राम, ठीक है सर। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, अब अभी जो आपने वायर लिया था, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये जो आपकी वायर थी ये आपकी एल्यूमिनियम वायर थी, ठीक है। इसकी जो लेंथ थी ये 5 मीटर लेंथ थी। इसकी जो मोटाई, ये जो आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो आप क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं, इसकी जो मोटाई है ये मैं आपका मान के चल रहा हूं, ये है आपका 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अपनी क्या होगी भाई, एल्यूमिनियम वायर है तो इसकी अपनी कोई रजिस्टिविटी वैल्यू होगी, ठीक है सर। और यहां पे क्या होगा, एक टेम्परेचर भी होगा, ठीक है सर। अब एक बात बतलाइए कि अगर मैं यही वायर लूं, ध्यान से समझिएगा भाई, यहां पे ध्यान से चीजों को समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि सेम वायर में ले रहा हूं एल्यूमिनियम का 5 मीटर का, और करंट सॉरी जो उसकी मोटाई है 2 मीटर स्क्वायर है, और रजिस्टिविटी तो सेम ही हो क्योंकि एल्यूमिनियम वायर, और टेम्परेचर मैं कांस्टेंट कर रहा हूं, तो जितना करंट यहां से फ्लो कर रहा, मान के चलते हैं 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है अगर आपने 10 वोल्टेज का बैटरी लगाया है तो अगला जो आपने वायर लिया है, ठीक है, अगला जो आपने वायर लिया है वो सारी चीजें आपने कांस्टेंट रखी है, चाहे उसकी रजिस्टिविटी हो, चाहे उसकी मोटाई हो, चाहे उसकी लेंथ हो, चाहे टेम्परेचर हो। तो एक बात बताइए, यहां पर से भी करंट कितना फ्लो करेगा आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा अगर आपने बैटरी लगा दिया है 10 वोल्ट का, ठीक है। अब इसको अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली जीवन से जोड़ते हैं, देखिएगा। ये मैं आपको याद है गली वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये आपका गली है, ठीक है, ये आपका क्या है गली है, ये आपका गली है। अब यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन को सबको क्या करना है, मूव करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, मूव करना है। अब इलेक्ट्रॉन को जितना मूव करने में दिक्कत होगा, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी रुकावटें अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहां से करंट क्या होगा आपका, कम फ्लो करेगा, ठीक है ना। ये तो कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो रास्ता आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा रास्ते को चेंज करूंगा, ये जो रास्ता है यहाँ से इतना मोटा है और ये थोड़ा सा अब मैं यहाँ से थोड़ा पतला कर दिया हूँ, ये नहीं होगा भाई, यहाँ से ऐसे गया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये आया, ये आया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉन है ये सारे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान के चलते इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रही है, तो यहाँ पे जैसे जब तक यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक होगी, यहाँ तक सारी चीजें ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत होगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ,
यहां तक जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी मान के चलते हैं 10 ओम थी, तो यहां पे आप देखिए रुकावटें बढ़ गई, यानी कि यहां पे रेजिस्टेंस वैल्यू आपने क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा 15 ओम। तो अब यहां से जो करंट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, जो यहां से दो इलेक्ट्रॉन जा रही थी, अब यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, तो यहां से क्या होगा, आपका करंट भी कम हो जाएगा। यानी यहाँ करंट 2 एम्पियर था यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कैसे कर रहा था, आपने क्या किया था, इस एंड को एक वोल्टेज दे दिया था, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। यानी इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प कौन कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को। एक मिनट, यहां पे इसको भी सही कर दिया जाए भाई, क्योंकि हम लोग प्योर पूरे अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये आपका नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर से दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, लो पोटेंशियल ये है आपका, और ये हाई पोटेंशियल की तरफ आएगा। तो समझिएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने में हेल्प कौन कर रहा है, ये आपका वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज ही सपोर्ट कर रहा है। यानी कि वोल्टेज क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। लेकिन यहां तक तो सही जा रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे किसी ने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी है। तो अब अगर बढ़ा दिए तो भाई यहाँ पे आपको वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाना होगा। अगर यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन गया और आपको 2 इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो आपको वोल्टेज बढ़ाना होगा ना भाई, सिंपल सी बात है। तो ये आप देखिए, समझिए, प्रैक्टिकली समझिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने चेंज कर दिया है। यहाँ रेजिस्टेंस 10 ओम थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम थी। तो यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर, अब यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने सेम रजिस्टिविटी रखी है, मोटाई रखी है, लेंथ रखी है और टेम्परेचर सेम आपने कांस्टेंट रखा है, तो जितना करंट, अगर सेम आपने वोल्टेज सप्लाई किया है तो करंट उतना ही फ्लो करेगा। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा अगर आपने 10 वोल्टेज का बैटरी लगाया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दी है, मोटाई देखिए, यहाँ पे हमने इसकी गली की जो मोटाई थी हमने क्या कर दिया, और कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। अब ओम्स चर्चा क्या कहे हैं, अब आइए ओम्स चर्चा के पास। ये मैंने इतना बात इसलिए कहा क्योंकि ओम्स चर्चा जो बात कही है आप उसको समझ पाए। ओम्स लॉ क्या कहा गया, ओम चर्चा ने ये कहा है कि आप कोई एक वायर लेंगे, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, कोई एक वायर लेंगे, ठीक है सर। उन्होंने कहा कि आप कोई एक वायर लीजिए और उसकी जो रेजिस्टेंस, वायर की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, वायर की रेजिस्टेंस या फिर फिजिकल स्टेट भी वर्ड किया जाएगा, यूज किया जाएगा, आपको एग्जाम में या किताब में भी यूज किया जाएगा। फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है, समझिए, भौतिक अवस्था, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। ओम चर्चा ने क्या कहा कि आप कोई एक वायर लीजिए, लेकिन उस वायर की जो रेजिस्टेंस है या फिर उसकी जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, उसको क्या रखना है, उसको आपको कांस्टेंट रखना है। अब एक बात मुझे बताइए, अगर मुझे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, आर को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब क्या है, आर किसके उसके ऊपर डिपेंड करता है, रो के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपको क्या क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, मटेरियल आपको सेम रखनी होगी, उसकी लेंथ को भी कांस्टेंट रखनी होगी, उसकी मोटाई को भी आपको कांस्टेंट रखनी होगी, और वहां का तापमान को भी आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब आइए, भौतिक अवस्था मतलब भी क्या, भौतिक अवस्था मतलब कि उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब फिजिकली जो दिख रहा है, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई यानी कि एरिया, उसका पदार्थ और तापमान ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल स्टेट मतलब भी समझ गए, प्रतिरोध मतलब भी समझ गए। तो आप कई किताबों में देखेंगे ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है कि कोई एक वायर है जिसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो कई किताब में आपको मिलेगा, उसका भौतिक अवस्था कांस्टेंट होना चाहिए। तो भौतिक अवस्था मतलब सेम चीज है, ठीक है, ये सेम चीज है। अब आइए, ओम्स ने क्या कहा, ओम चर्चा ने ये कहा कि आप कोई एक वायर लेंगे और वायर की जो फिजिकल स्टेट है या फिर जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। तो अगर आप उसको नहीं बदलते हैं, ठीक है, अगर आप उसको नहीं बदलते हैं तो आप कोई भी उसमें जो भी वोल्टेज आप सप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आप जितना भी वोल्टेज लगाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको करंट देखने को मिलेगा। कहना क्या चाहते हैं सर, जैसे कहना हम ये चाहते हैं कि आपके पास ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर को आपने कनेक्ट कर दिया है 10 वोल्ट बैटरी से, ठीक है, आपने क्या किया है, 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया। हम जस्ट एक अज्यूम किए हैं कि आपने 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है, तो यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। ये आपका एल्यूमिनियम वायर है, इसकी जो लेंथ है 10 मीटर लेंथ है, इसकी जो मोटाई है वो है आपका 1 मीटर स्क्वायर है, और टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखा गया है।
अब जैसे ही मैं एक और वायर ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वही वायर है आपकी, सेम वायर मैंने लिया है 10 मीटर की, जिसकी मोटाई आपको मैंने सेम रखा है, कितना है 1 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, वोल्टेज बढ़ा दिया है, ठीक है, एक की लगा दे रहे हैं और यहाँ से हो गया आपका ये। तो चलिए पहले ये देखिए, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ आपका 10 मीटर ही है, इसकी मोटाई कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर ही है। एल्यूमिनियम वायर यानी कि रजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गया और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे हमने 20 वोल्टेज लगा दिया है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि जैसे अगर आपने उसकी रेजिस्टेंस को या फिर उसकी फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब ये वाला सिस्टम देखिए, ये जो आपकी गली थी, अब ये गली ऐसे नहीं आएगी, अब ये गली कैसे रहेगी, ये कांस्टेंट हो गई ना, रेजिस्टेंस ऐसे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे ही फ्लो करेगा आराम से। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा इसको धक्का देने वाला जो वोल्टेज है वो कितना है। अभी 10 वोल्ट आपने लगाया तो इससे करंट कितना फ्लो किया, 2 एम्पियर, क्योंकि ये अब रास्ता इसका फिक्स्ड हो गया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, गली की जो मोटाई है वो कांस्टेंट हो गई है। अब आपने वोल्टेज सप्लाई कर दिया 20 वोल्ट, यानी आपने क्या कर दिया, 2 गुना वोल्टेज बढ़ा दिया है, तो करंट भी 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ज्यादा प्रेशर धक्का मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेगी। अगर आपने वोल्टेज को 30 वोल्ट कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो करंट भी क्या होगा, 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। यानी अगर आप वायर की फिजिकल स्टेट को या फिर रेजिस्टेंस वैल्यू को आप क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो उससे बहने वाली जो धारा है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज की हो जाएगी। समझ में आया ओम्स ने क्या कहा, ओम्स लॉ ने क्या कहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। प्रैक्टिकली समझे कि नहीं ओम्स लॉ का, आप ये बताइए। ओम्स लॉ ने ये कहा कि आप कोई एक वायर लेंगे और उस वायर का जो प्रतिरोध होगा या फिर उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, आपको उसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो अब डिपेंड करेगा आपने कितने वोल्ट का बैटरी यूज किया है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जितना गुना आपका वोल्टेज बढ़ेगा उतना गुना आपका करंट बढ़ेगा। अगर आप वोल्टेज को जितना गुना कम करेंगे तो करंट भी आपको उतनी गुना कम होगी। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए पहले। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हुआ क्या, देखिए यहाँ हुआ क्या कि यहाँ पे आपने क्या है, 20 वोल्ट दिया है। अभी मैं ले रहा हूँ कि V वोल्टेज का आपने बैटरी लगाया है और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है कितना, I। तो ओम्स ने क्या कहा, चचा ने ये कहा कि अगर आपने वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू, और रेजिस्टेंस वैल्यू प्रतिरोध वैल्यू कहने का मतलब ये है कि उसकी रजिस्टिविटी, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई और टेम्परेचर, ये 4 चीज क्या करनी है आपको, कांस्टेंट करनी है। और फिजिकल स्टेट मतलब भी ये। और अगर आपने ये कांस्टेंट कर दिया है तो आपने जो वोल्टेज लगाया है और उससे प्रभावित होने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, आपकी एक कांस्टेंट रेशियो में वैल्यू देगी। अब कैसे, इसको देखिए। जैसे यहां पर अगर मैं मान के चलता हूं, अगर आपने यहां पे मान के चलता हूं कि आपने 20 वोल्ट का बैटरी लगाया, ठीक है, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना वोल्ट कर रहा है, 2 एम्पियर वोल्टेज फ्लो कर रहा है। अब देखिए, अभी यहां से मैं निकाल रहा हूं आपका वैल्यू, जैसे कि अब मैं क्या कर रहा हूं, वोल्टेज को 40 वोल्ट कर रहा हूं, 40 वोल्ट कर दिया हूं, ठीक है। अब 40 वोल्ट कर दिया हूं तो इससे क्या होगा, 40 वोल्ट करने से क्या होगा, 40 वोल्ट करने से क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए वोल्टेज आपने क्या कर दिया है, वोल्टेज आपने 2 गुना कर दिया है, तो करंट भी क्या होगा, आपकी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 4 एम्पियर करंट हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे आइए। जैसे अब ये कांस्टेंट वाला चीज को समझिए, वोल्टेज कितना था आपका, पहले 20 वोल्ट था और करंट कितना था आपका, 2 एम्पियर था। तो आप इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 10। कांस्टेंट वैल्यू कितना है, 10। अब आपने वोल्टेज कितना किया, 40 कर दिया है और करंट कितना हो गया है, वो 2 गुना और बढ़ गया, आपका करंट 4 एम्पियर हो गया। तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना देगा, 10। यानी कि ये जो वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट, यानी कि जो रेशियो है वोल्टेज और करंट की वो क्या होगी, हमेशा ही कांस्टेंट आएगी। और ये कांस्टेंट क्या है पता है आपको, आपने क्या कांस्टेंट किया है, इस वायर का रेजिस्टेंस को कांस्टेंट किया, यानी ये वैल्यू क्या मिलेगा, यानी जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस आएगा। इसीलिए आप लोग लिखते हैं। और भी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने सबसे पहले 20 वोल्ट लगाया तो करंट कितना फ्लो किया, 2 एम्पियर करंट फ्लो किया, है ना। अगर आपने वोल्टेज को 2 गुना कर दिया है, 40 वोल्ट कर दिया, तो करंट क्या हो गया आपका, 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। अगर आपने वोल्टेज को 100 वोल्ट कर दिया, यानी ये क्या कर दिया आपने, 5 गुना कर दिया है,
तो करंट भी क्या हो जाएगा आपका 5 गुना हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 एम्पियर हो जाएगा। तो अब आप तीनों केस में जब आप निकालेंगे रेशियो V अपन I, वो क्या आएगा आपका कांस्टेंट आएगा। कितना आएगा आपका 10 आएगा। जैसे कि आपने को ये मैंने निकाल के दिखा दिया, ये दिखा दिया। तीसरा दिखाता हूं, 100 वोल्टेज है, करंट कितना है 10 एम्पियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10। तो ये जो रेशियो आएगा वोल्टेज का और करंट का, वो क्या आएगा आपका कांस्टेंट ही आएगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या बता रहा है आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने वायर का क्या कांस्टेंट किया, रेजिस्टेंस को, उसकी फिजिकल स्टेट को। समझ में आया भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव अप कर लेंगे। अब आपने ओम्स लॉ में, देखिए कोई चीज आपने रटा नहीं है ओम्स लॉ में, आपने ओम्स लॉ में कोई भी चीजें रटी नहीं है भाई। ओम्स लॉ ने क्या कहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक चीज इसके पहले भी एक बात बतलाइए, अगर यहाँ पे मैंने आपको जो समझाया, यहाँ पे मैंने आपको जो समझाया जो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होगा, कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में या इंसुलेटर में। सर इंसुलेटर कुचालक होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होती नहीं है। सेमी कंडक्टर और कंडक्टर दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन कंडक्टर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो ये जो ओम्स लॉ है ये किसके बारे बताए हैं, ओम्स चचा ने कंडक्टर के लिए बताया है, यानी कि चालक के लिए बताया है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ना कि सेमी कंडक्टर के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यहां पे ये लिखे, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है। सबसे पहला पॉइंट ओम्स लॉ किस, ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है नोट्स में, परेशान नहीं होना। ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए, यानी किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए वैलिड, कंडक्टर के लिए वैलिड, यानी किसके लिए वैलिड है, चालक के लिए वैलिड है। ठीक है, यानी कंडक्टर मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत अधिक होगी और यहां से क्या होगा, करंट बहुत अधिक पास होगा, करंट इससे अच्छा पास होगा। ठीक है ना, करंट आराम से इससे पास होगी। पहला पॉइंट ये याद हो गया। ये दूसरा, ओम्स क्या कहा है, ओम्स ने ये कहा है कि आपको क्या करना है, वायर की फिजिकल स्टेट को, फिजिकल स्टेट कहने का मतलब क्या है, आपको रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस में आपका पूरा चीज आ जा रहा है, क्या क्या आपका रो, यानी कि पदार्थ, लंबाई, मोटाई और टेम्परेचर। इसे क्या करना है भाई, इसे क्या करना है, आपको कांस्टेंट रखना है। और आप इसको कांस्टेंट रखेंगे तो उस तार में आप जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे, उस वोल्टेज सप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपका करंट फ्लो करेगा। और जब इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो भी, इसको हटाएं तो क्या आपका आता है, इसको हम लोग आर बोलते हैं, और ये आर क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है। और भी अपन आई जब इसको लिखेंगे तो यहां से जो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। चलिए इसको पहले इसको हटाइए, यहां से आप मुझे ये बात बतलाइए, इसको अगर मैं लिखना चाहूं इस प्रकार, जो भी अपन आई इक्वल टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या रखना पड़ता है ओम्स लॉ में, हमें आर को कांस्टेंट रखना पड़ता है ना। तो भी अपन आई इक्वल टू क्या होता है, आर, और इसी को हम लोग फॉर्मूला में लिख देते हैं भी इक्वल टू आई आर। अब आपको पता है ये आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए कांस्टेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटा को आर लिखते हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइएगा। अब एक बात यहां से ये बतलाइए कि अभी आपने देखा जो भी अपन आई है, यानी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो क्या आएगा आपका, रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, 1 ओम होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओम, और इसका क्या हो गया आपका वोल्ट हो गया, और इसका क्या हो गया करंट का एम्पियर हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सुनिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एसआई यूनिट ऑफ ऐसे पूछा गया, नॉट एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में आपको ओम कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे ही मिल दिया गया था ऑप्शन है वोल्ट इनटू एम्पियर। ऑप्शन बी दे दिया गया था एम्पियर पर वोल्ट। ऑप्शन सी दे दिया गया था वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना, वोल्ट पर एम्पियर। ऑप्शन डी दे दिया गया था नन। तो बहुत सारे स्टूडेंट नन में टिक करके आ गए, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। लेकिन यहाँ एसआई यूनिट नहीं लिखा, यहाँ यूनिट लिखा गया। और आपको पता होना चाहिए आर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज और आई का जो रेशियो होता है वो आर आता है। और आर के बारे में अभी मैंने ये बताया कि 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर कहाँ था, ये ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो करंट है, जैसे कि कोई आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको, 2 प्रकार से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया। कैसे समझिए कि करंट की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक है ना, कोई भी वायर से करंट फ्लो कर रही है
वो एक एंड से दूसरे एंड में, ठीक है। तो ये जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि स्टेटमेंट में लिखा है कि करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की, यही पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज है, याद आ रहा है वो क्लास सेकंड वाली, तो प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन से मतलब ये क्या, ये कौन सा लॉ कहलाएगा, एवोगैड्रो लॉ कहेगा या फिर स्नेल्स लॉ कहलाएगा या फिर आपका ओम्स लॉ कहलाएगा। तो ओम्स लॉ ने ही कहा ना कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अब इसको समझिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल अब मैं आपको आ गया है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और प्रैक्टिकली चीजों को देखिएगा कैसे। अभी आप ये समझ पा रहे हैं कि ओम्स लॉ ने क्या कहा कि वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर आपने रेजिस्टेंस वैल्यू या फिर उसकी फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा है तो आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। यानी करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज का। तो आप ये जो बोलते हैं ना करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा, नहीं, वोल्टेज वहां ज्यादा सप्लाई किया जा रहा है, और यही वोल्टेज जो है इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इसको धक्का देने का काम करता है। आप जितना वोल्टेज ज्यादा सप्लाई करेंगे, 10 वोल्ट की जगह अगर आप 100 वोल्ट लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोशन करेगा। करंट यहां से जो 2 एम्पियर में फ्लो कर रहा था तो ये कितना हो गया, 10 गुना बढ़ गया। तो अब यहां से 10 गुना ये 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। 20 एम्पियर से आपको करंट झटका मारा नहीं, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझिए जो आप अपने आस पड़ोस घरों में देखते हैं। जैसे अब आपको अपना देखिए, आप जब घर बनाए हैं तो आपने एक रूम बनाया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपने 2 रूम बना लिया, तो हुआ क्या भाई, लोड बढ़ गया है, ठीक है। अब यहां से यहां वायर को लेके जाना है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा यहां से यहां। तो इसके लिए आपने क्या किया है, एक वोल्टेज सप्लाई किया। वो वोल्टेज कितना होता है, 12 वोल्ट से एक रूम से दूसरा रूम या तीसरे रूम से चला जाता है। लेकिन ये पहला केस। अब दूसरे केस में क्या हुआ, धीरे धीरे और पैसा जब आने लग जाएंगे तो धीरे धीरे अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक रूम बन जाएगा। तो अब देखिए यहां से लोड बढ़ा, अब यहां से वायर भी का लेंथ भी बढ़ते जा रहा है, ऊपर भी जा रहा, ठीक है। यानी अब करंट को अधिक डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो वोल्टेज जो आपको सप्लाई करना है, आपको जो वोल्टेज सप्लाई करना वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। वो वोल्टेज सप्लाई भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब ना आपको भाई यहां से करंट आपका फ्लो करेगा। तो अब ये 12 वोल्ट पे काम हो रहा था कब, जब आप एक रूम से दूसरे रूम लेके जा रहे थे। लेकिन आपने अपने ऊपर घर बना दिया तो अब आपने 100 वोल्ट का करंट वोल्टेज सप्लाई किया, क्योंकि करंट अधिक ज्यादा, आपको लोड भी बढ़ रहा है। यहाँ 2 रूम में 2 पंखा चल रहा है, यहाँ पे 5 रूम हो गया तो 5 फैन चलेगा, ठीक है। 1-2 एसी होंगे, आपका फ्रीज होगा, 2-3 फ्रीज होंगे। तो लोड बढ़ रहा है तो आपका वोल्टेज आपको बढ़ाना होगा। लोड बढ़ रहा है तो आपको वोल्टेज, करंट ज्यादा चाहिए तो करंट आप कैसे देंगे, वोल्टेज अधिक बढ़ा करके। इसके बाद हुआ क्या, अब आप एक कॉलोनी का एग्जांपल लीजिए। तो कॉलोनी में जब आप देखेंगे तो एक कॉलोनी में 5-6 घर होंगे, ठीक है ना, 5-6 घर होंगे। अब 5-6 घर में अलग अलग रूमों की संख्या होगी। तो यहाँ पे लोड और बढ़ गया है और करंट का डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो यहाँ पर अब आपको जो वोल्टेज सप्लाई करना होगा, यहाँ पे जो आपको वोल्टेज सप्लाई करना होगा, यहाँ पे और अधिक वोल्टेज सप्लाई करना, क्योंकि अधिक करंट चाहिए। तो यहाँ पे देंगे 220 का वोल्ट, ठीक है, 220 का वोल्ट। अब क्या होगा, कॉलोनी के बाद अब चौथा केस में आएगा। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करंट को फ्लो करना है। यानी कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट है ये आपका, तो धनबाद से हमें बोकारो में फ्लो करवाना है। तो देखिए एक तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया है, और धनबाद से लोड और बोकारो तक पूरा लोड को भेजना करंट को, तो लोड भी बढ़ रहा है। बहुत सारे घर है वहां पे, मकाने हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पे बैटरी हमें और भी ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगाना होगा। तो कितना हो जाएगा वो, 11,000 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 11,000 वोल्टेज का वायर जाएगा, वो 11,000 वोल्टेज का वायर जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद भी आपका मन नहीं भरता है तो चलिए चलते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। यानी अब आपको स्टेट में क्या करना है, स्टेट से बिहार, यानी झारखंड स्टेट से हम लोग बिहार में अब करंट फ्लो करवा रहे हैं, मतलब पास करवा रहे हैं। तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है और पूरा बिहार राज्य का लोड संभालना, तो भाई हमें और भी ज्यादा वोल्टेज का वायर यूज करना पड़ेगा, वोल्टेज सप्लाई करना। कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1,33,000 वोल्ट का, ठीक है ना। 33,000 वोल्ट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, आप समझ रहे हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा धक्का देना, करंट अधिक फ्लो करवाना। तो अब आप देखिए समझिए प्रैक्टिकली, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि आप समझ पाइएगा। 12 वोल्ट आपने सप्लाई किया, तो भाई सिंपल सी बात है, मान के चलते हैं 12 वोल्ट आपने सप्लाई किया तो यहां से करंट 5 एम्पियर फ्लो किया, ठीक है, 5 एम्पियर फ्लो किया, इससे काम हो गया। लेकिन अब आपका लोड बढ़ गया है, घरों की संख्या बढ़ गई है आपको, तो आपने क्या किया, लोड और बढ़ा दिया, 100 वोल्ट कर दिया है। तो अब यहां से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है, मान के चलते हैं यहां से 10 एम्पियर में काम हो रहा है। अब यहाँ पे अब आपने क्या किया है, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी को पूरा जोड़ दिया। तो यहाँ पे अब आपने कितना वोल्टेज, 220 वोल्टेज सप्लाई किया है। तो अब यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है।
इसके बाद अब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया तो यहाँ पे 1,11,000 वोल्ट का तार दिया है और यहाँ पे 1,33,000। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 200 एम्पियर और यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 500 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू देखिए बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, करंट की वैल्यू देखिए बढ़ते जा रही है आपकी। ठीक है, 220 वोल्टेज में 100 एम्पियर, 12 वोल्ट में 5 एम्पियर, 100 वोल्ट में 10 एम्पियर। तो ये आपका ओम्स लॉ प्रैक्टिकली अब आप समझ पाए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत नाना प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि मैं एक दो क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन को भी मैं करते चलता हूं। मैंने 2 क्वेश्चन देखिए अच्छे से करवा दिए, एक यूनिट वाला करवा दिया है और एक मैंने बता दिया कि करंट जो है वोल्टेज का समानुपाती है, ये कौन सा लॉ कहता है। या आपको एक और इसी पे बेस्ड जो मैंने बोला था क्वेश्चन पूछता है क्या कि देखिए विभवांतर और धारा के बीच में, ठीक है ना, किसने संबंध बताया था, विभवांतर एंड धारा यानी कि वोल्टेज एंड करंट के बीच जो रिलेशन वो कौन बताया था, ओम्स चचा ने बताया थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ओम के नियम में क्या कांस्टेंट होता है। ओम के नियम में हमें बताइए क्या क्या कांस्टेंट होता है। ओम के नियम में क्या क्या कांस्टेंट होता है यानी नियत रहता है। तो देखिए लेंथ कांस्टेंट रहेगा, पहला तो रजिस्टिविटी यानी कि पदार्थ कांस्टेंट होना चाहिए मटेरियल वायर की, उसकी लंबाई कांस्टेंट होना चाहिए वायर की, मोटाई कांस्टेंट होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर मत भूलिएगा। अब एग्जाम में क्या करता है आपसे ये नहीं देगा और यही ऑप्शन में दे देगा। और कई स्टूडेंट को लगता है कि भाई रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है ओम्स के नियम में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल एरिया। तो ये तीनों मिल गया है और एक तो टेम्परेचर है, क्वेश्चन गलत है, या फिर रो एल एक को टिक मार के आ जाएंगे, टेम्परेचर को छोड़ देंगे। तो याद रखिएगा रो भी रहेगा, एल भी रहेगा, एरिया भी रहेगा, ऐसा नहीं। और यहाँ पे आपको दे देगा एक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, और एक यहाँ ऑप्शन में दे देगा ऑल। तो भाई किस पे क्या कांस्टेंट होना चाहिए, ऑल आप टिक करके आएगा, रो भी होना चाहिए, एल भी होना चाहिए, टेम्परेचर भी होना चाहिए। और एरिया दे देगा तो अब ऑप्शन ए देगा रो होना चाहिए केवल, ऑप्शन बी में रो एल होना चाहिए, ऑप्शन सी में, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एरिया आपका, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको इस प्रकार से एरिया। तो ऑप्शन सी में आपको लिख देगा रो एल ए होना चाहिए और ऑप्शन डी ऑल। तो सबको लगता है कि आर तो रो एल ए पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी को टिक करते हो, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसके फार्मूला पे थोड़ा सा देखिए क्या क्या फार्मूला हो सकता है। हमने क्या बताया, आर जो कांस्टेंट वैल्यू मिलता है वी अपन आई का, ठीक है। अब इसको और कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आप इसको कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं, ठीक है, या आप i इक्वल्स टू v अपन आर लिख सकते हैं। ये तीनों तरीका आप याद रखिएगा, ऑप्शन में एग्जाम में मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं, यहां तक ये बताइए। अगर आपसे पूछ देगा कौन सा संबंध सही है, v अपन आर इक्वल्स टू आई संबंध है या फिर v अपन आई इक्वल्स टू आर संबंध सही है या i अपन v इक्वल्स टू आर संबंध है, तो ये संबंध सही है। वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या मिलता है हमें, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ठीक है। अच्छा एक चीज और किसके लिए वैलिड है, अच्छा मान के चलते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा आपको सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर। ऑप्शन बी दे देगा आपको इंसुलेटर, और ऑप्शन सी में दे देता है मान के चलते हैं वुड दे दिया है, और ऑप्शन डी में दे दिया है आपको, चलिए ऑप्शन डी कुछ नहीं ले रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ध्यान से समझिएगा कि ओम का जो नियम है, ठीक है ना, ओम का जो नियम है किस पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है ना, बताइएगा ए बी सी में किस पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ओम्स का नियम जो है किसके लिए लागू होता है, कंडक्टर के लिए मैंने बताया, जिससे क्या होगा, कंडक्टर कहने का मतलब क्या है पहले ये बताइए। अभी मैंने यहीं पर लिखा था, पहले कहाँ गया भाई, देखिए ओम्स का नियम जो है, देखिए यहां मैंने आपको बताया है ओम्स का नियम वैलिड फॉर कंडक्टर, चालक कहने का मतलब क्या है, जितने भी मेटल हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गए आपके, और ह्यूमन बॉडी के बारे में आपका क्या हो गया, नॉर्मल वाटर, याद करिए वो क्लास, पहला क्लास। तो यहां क्या बोला गया, इस क्वेश्चन बताना है कि जो ओम का नियम है किस पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। तो ओम का नियम पहले ये बताइए, जो ओम का नियम लागू होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए, यानी कि मेटल होना चाहिए। तो बताइए सेमी कंडक्टर के लिए लागू होगा, नहीं होगा, इंसुलेटर के लिए नहीं होगा, वुड भी क्या एक इंसुलेटर लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या था आपका, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट भाई, ऑप्शन इस प्रकार से आपको रहेगा, देखिए ऑप्शन 1 में क्या रहेगा, ए रहेगा, ऑप्शन 2 में रहेगा ए बी, ऑप्शन 3 में रहेगा ओनली बी, ऑप्शन 4 में रहेगा आपका ए बी सी। तो ये होगा, ये तीनों में लागू नहीं होगा आपका, समझ में आया। क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं भाई, लेकिन अब आप आराम से हर एक क्वेश्चन को ओम्स का बना पाएंगे। देखिए एक और वर्ड आपको समझाना था मुझे ओमिक के बारे में, ठीक है ना, ओमिक कंडक्टर। ये देखिए
यही चीज़ आपको एग्जाम में भी पूछा गया। अच्छा और भी चीज़ें हैं भाई, कुछ डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि आपको CBT 2 में पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको भी कर ही लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए एक आपको पहले समझिए, एक क्या है आपका ओमिक कंडक्टर के बारे में। ओमिक कंडक्टर क्या होता है इसको समझिए। ओमिक कंडक्टर, हिंदी में भी इसको ओमिक चालक कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहेंगे, ओमिक चालक। देखिए नाम में ये चीजें छुपी हुई है। ओमिक कंडक्टर मतलब जो ओम्स का नियम को क्या करे, पालन करे, ओम्स का नियम का पालन करेगा, ठीक है ना, ओम्स का नियम का जो फॉलो करेगा उसको हम ओमिक कंडक्टर कहेंगे। तो अब एक बात बताइए, सिलिकॉन का बताइए, जर्मेनियम बताइए, या फिर वुड बताइए, ये सभी क्या ओमिक कंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है भाई, सेमी कंडक्टर है, ये भी सेमी कंडक्टर, ये इंसुलेटर है, तो ओम्स का नियम इसको फॉलो करता नहीं, तो ये सारे ओमिक कंडक्टर नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं ओमिक कंडक्टर का एक एग्जांपल जैसे सिल्वर हो गया आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, तो ये सभी क्या है, कंडक्टर है, मेटल है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ओमिक कंडक्टर है। मतलब कंडक्टर नाम में है भाई, तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर जितने मेटल सारे ओमिक कंडक्टर होंगे। ओमिक इसलिए लिख दिया क्योंकि ये ओम्स के लॉ को फॉलो करता है। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला सारा मैं आपको करवा देता हूं, एग्जाम में आपको पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का कैसे निकलेगा, आर इक्वल टू क्या हो गया, जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है। अब इसका पहले हमें बताइए, वोल्टेज का मैंने आपको निकालना सिखाया था, क्या होता है, वर्क डन अपन चार्ज होता है ना। आपने जो क्या किया गया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किया, वर्क का क्या है मैंने बताया था भाई, याद है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का, अच्छा फोर्स वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, ml² t-1 होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ml t-2 होता है ना। फोर्स का क्या होता है, देखिए अब फोर्स का अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे निकालिए, फोर्स इक्वल टू, ये हम एक फर्स्ट क्लास में करवाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया m, और ये क्या हो गया आपका LT-1, ठीक है ना। तो फोर्स का क्या हो गया, mLT-1, ठीक है, क्या हो गया, mLT-2 होता है। एक्सेलरेशन का भी चलिए मैं निकाल देता हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि LT-2 होता है ना। तो देखिए ये क्या आ गया आपका, अब आप बोलेंगे सर ये तो अपने आप पढ़ रहे हैं या अपने बता रहे हैं, अपने लिख रहे हैं, नहीं भाई देखिए, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, जो डिस्टेंस होगा उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, जो टाइम होगा उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मास होगा उसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट एम्पियर है तो उसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ये बताए हैं और इसको बताएंगे, इसीलिए हम बहुत ऊपर ऊपर निकलना चाह रहे थे, पर कोई नहीं, बता दे रहे। देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का भी मैंने बताया L। टाइम का क्या होगा भाई, टाइम का क्या हो जाएगा, L है ये मीटर का, और टाइम का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा टाइम का, और स्क्वायर है तो T², तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-2 होगा। अब आइए फोर्स का निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m हो गया और एक्सेलरेशन का LT-2, यानी कि फोर्स का आप क्या निकाल दिए, mLT-2, ठीक है। चलिए अब वर्क डन का निकालते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का निकल गया है mLT-2। चलिए mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है, L हो गया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया और ये आपका फोर्स का हो गया। तो वर्क का क्या निकल गया, L² हो जाएगा, L² T-2, mL² T-2 वर्क डन का निकल गया। तो यानी ये आपका जो वोल्टेज का आपने निकाला है वर्क अपन चार्ज, तो वर्क का कितना आपने निकाला है, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, वर्क का आपने कितना निकाल दिया है, mL² T-2, ठीक है ना। और चार्ज का भी मैंने बताया था, चार्ज का क्या होता है, चलिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता मैंने बता दिया था, वैसे IT होता फॉर्मूला। तो I का क्या होगा, एम्पियर का A और T का T हो गया, AT हो गया, तो ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे हम लोग A और T। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर जाएगा mL² T-3 और A ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, A पे पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ये हो गया आपका किसका हो गया, ये रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक है। समझ में आया नहीं, रेजिस्टेंस का आपको समझ में आया, क्या आया, mL² T-3 A पे पावर, अच्छा एक मिनट, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक कुछ नहीं होगा भाई, देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये आपका क्या मैंने बता दिया, ये आपका किसका आया, वोल्टेज का मैंने निकाल दिया है ना, ये मैंने वोल्टेज का निकाल दिया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमें निकालना किसका था, आर का निकालना था, है, इसीलिए यहाँ मिस्टेक हुआ। अब आइए आई, अभी मैंने भी का क्या निकाला, mL² T-3 A पे पावर -1।
एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -1 और आई है तो आई का क्या होगा एम्पियर यानी ए। ठीक है, ये हो गया। अब ये ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -3 ए पे पावर -2। ये जल्दबाजी के कारण का ये नतीजा है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप लोग खुद से निकाल सकते, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ। ये हो गया आपका किसका रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और हम लोगों को देखना है रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस का। चलिए कंडक्टेंस का देखते हैं भाई, अब आराम से निकल जाएगा कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का मैंने क्या बताया था, जी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, जी इक्वल्स होता है 1/r। तो आपने आर का तो अभी निकाल लिया क्या, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -2, यही निकाला है ना, देखिए यही निकाला है। अब कुछ नहीं करना, इसको ऊपर लेके चल जाना। तो जी का आप डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, एम पे पावर -1 एल का पावर -2 टी के पावर 3 ए के पावर 2। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला कंडक्टेंस का। कंडक्टिविटी का भी आप ऐसा ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिविटी का भी एग्जाम में आपसे पूछता है, ये सब आपका पूछा गया है भाई, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। कंडक्टिविटी का निकाल लेते हैं। सिग्मा का क्या होता है भाई, याद करिए, मैंने बताया सब कुछ। सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। अब एक बात बताइए, पहले रो का आप पहले निकाल के मुझे बताइए। अब रो का कैसे निकलेगा। देखिए रो का क्या होता है, ओम मीटर होता है, एसआई यूनिट होता है ना, ओम मीटर होता है एसआई यूनिट, ये निकाल, इंपॉर्टेंट है। देखिए ओम किसका होता है, आर का एसआई यूनिट होता है। आर का क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया एम एल स्क्वायर टी -2 और टी -3। देखिए आर का भी मैंने बताया है, और ए पे पावर -2। ठीक है, ए पे पावर -2 हो गया, ए पे पावर -2, ये हो गया ओम यानी रेजिस्टेंस का। और एक क्या आपका मीटर यानी एल हो गया, यानी रजिस्टिविटी का क्या आ गया है एम, ये एल है और एक एल यहाँ स्क्वायर है, तो एल का पावर 3 टी का पावर -3 ए का पावर -2। ठीक है, ये किसका आ गया, रजिस्टिविटी का आ गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है कंडक्टिविटी का, तो 1/रो है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं 1/, ये रो वाला वैल्यू पूरा लिख दे रहे हैं, एम एल क्यू टी -3 ए -2। चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं एम एल क्यू टी पे पावर -3 ए पे पावर -2, है ना, यही चीज है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे तो निकल जाएगा एम पे पावर -1 एल का पावर -3 टी के पावर 3 ए का पावर 2। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी, कंडक्टिविटी की। एम पे पावर -1 एल पे पावर -3 टी पे पावर 3 और ए का पावर 2। देखिए यहाँ जल्दबाजी किया, इसलिए थोड़ी सी मतलब कि आपको लग रहा होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं बता दे रहा हूँ क्लियर। पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि भाई देखिए जब डिस्टेंस की बात हो या डिस्प्लेसमेंट की बात हो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट की बात हो, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसको हम लोग लिखेंगे एल से। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया जब भी रहेगी टाइम, तो टाइम को हम लोग सेकेंड होता है एसआई यूनिट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में टी से। रहेगी बात मास, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला में एम से। और करंट की जब बात होगी तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए से। बस इतना आपको ध्यान रखना है अभी। तो फिर हमने निकाला एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया यानी कि एल हो गया। टाइम क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो टाइम टी का स्क्वायर, इसको ऊपर लेके चले जाए तो क्या हो गया, एल टी -2। ठीक है सर, अब हम लोग फोर्स का निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का क्या हो गया, मास हो गया। एक्सेलरेशन का भी हम लोग निकाले एल टी -2, यानी फोर्स का क्या हो गया है, एम एल टी -2। अब आइए वर्क डन का निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल टी -2 हो गया फोर्स का, और आपका ये डी है तो डी का क्या होगा, डिस्टेंस यानी लेंथ एल हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी -2। यहां तक क्लियर है। अब हमें निकालना था रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका वोल्टेज है और करंट का जो रेशियो है। तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं पहले ये बताइए, वर्क डन अपन चार्ज होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है क्या, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 और चार्ज। अब देखिए चार्ज को भी कैसे निकालेंगे, देखिए चार्ज का कैसे निकालेंगे, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है। करंट का मैंने क्या बताया ए, और टी का मैंने क्या बताया टी, तो चार्ज तो इजी है, ए टी हो गया। तो बस यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आपका ए टी लिख दिया गया है, ये हो गया आपका ए टी। अब ए ऊपर चला जाएगा तो देखिए ए ऊपर चला गया तो ए पे पावर -1 आ गया है, टी ऊपर चला गया तो टी का पावर -3 हो जाएगा, और बाकी ये तो सेम ही रहेगा, एम एल स्क्वायर टी पे -3। ठीक है, ये हो गया। यानी ये किसका आया, ये वोल्टेज का आया है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया।
लेकिन हमें निकालना किसका था, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, R इक्वल टू V अपन I होता है। तो वोल्टेज का भी मैंने निकाल दिया है और I का क्या होगा, एम्पियर, तो ये एक बस ऊपर चला जाएगा, तो ये निकल गया आपका रेजिस्टेंस का। बाकी इस प्रकार से आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, रजिस्टिविटी का जैसे मैंने यहाँ निकाला, तो देखिए क्या किया मैंने, रजिस्टिविटी का क्या होता है, SI यूनिट ओम मीटर होता। ये ओम बोलने का मतलब क्या है, आर है, और आर का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा निकाला है, ठीक है ना, आपने पूरा निकाला है आर का T-3 A-, ठीक है, T-3 A-2। अब इसको यूज करके आप बना लेंगे। चलिए भाई, होप सो ओम्स लॉ खत्म है, इसका मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, सारे डायमेंशनल फॉर्मूला भी करवा दिए हैं भाई। मतलब अब ओम्स लॉ को प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया। क्या है ओम्स लॉ, बताइए ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ में ओम्स चचा ने क्या कहा मुझे बताइए। ओम्स लॉ में ओम चचा ने ये कहा है कि अगर आपने कोई भी वायर लिया है तो उस वायर का अगर आपने फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है भौतिक अवस्था, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं तो उससे प्रभावित होने वाली जो धारा है वो क्या होगी, उससे उस तार के जो दो एंड है उससे जो दो एंड से जो जुड़े जो वोल्टेज होगी उसके समानुपाती होगी। आप जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ही करंट आपका इंक्रीज होगा। 2 गुना वोल्टेज बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट करके तो करंट भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर आप रेजिस्टेंस वोल्टेज को 2 गुना घटाएंगे तो करंट भी 2 गुना घट जाएगा। ये ओम्स चचा ने बताया था। क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए भौतिक अवस्था में, लेंथ, मोटाई, रजिस्टिविटी यानी पदार्थ सेम होना चाहिए वायर का, और टेम्परेचर। ये ओमिक कंडक्टर के बारे में मतलब क्या है कि जिससे करंट आसानी से फ्लो करता है। सारे मेटल हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गया, नॉर्मल वाटर, वो सारा कंडक्टर का एग्जांपल। ओमिक आगे लगने का मतलब है कि वो सारे आपके ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। बाकी इस लेक्चर के बाद अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है भाई तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बाकी होना नहीं चाहिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओम्स लॉ खत्म है। अब देखिए अब हम लोग का चीजें कैसे चलेगा। एक तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझेंगे, उसके सारे सर्किट को सॉल्व कर लेंगे 2 क्लास में, 3 क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फिर इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ेंगे, देन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मैग्नेटिज्म स्टार्ट। यानी 5 से 6 क्लास में आपका इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा और देन आपका 4-5 क्लास में मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो ये आपका मान के चलिए 12-13 क्लास, 9वां क्लास है ना, 5 क्लास जोड़ लेंगे तो 9-5 14 क्लास में मान के चलिए आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो जाएगा। और इसमें 4 क्लास और जोड़ लीजिए, मतलब टोटल 20 से 22 क्लास में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म खत्म होगा। और इसमें करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी हम और करेंगे, कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भी। अभी हम लोग 50 किए हैं, 100-150 करेंगे, 200 क्वेश्चन, तो उसमें 3-4 क्लास लगेंगे। मतलब 25 से 26 क्लास का मेरा टारगेट होता है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को कंसेप्चुअली समझना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए समझना। चलिए मिलेंगे। अब इससे बाहर अब आपका कोई एग्जाम में कोई चीज नहीं पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी में। और एक बेसिक से उठा के मैंने पूरा अपर लेवल तक चीजों को पढ़ाया है और अभी आगे बहुत कुछ चीजें भी पढ़नी है और सीखनी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।